हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हमने यहाँ आज साइंस के जो पीवाईक्यू हैं, साइंस इन्वायरमेंट और जो भी हमारे कुछ मैथ्स के भी पीवाईक्यू हैं, उनको हमने इस वीडियो में लिया है जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का वेग जो होता है स्वयं समय के साथ बढ़ता है तो वह गति कैसी है। तो वो गति होती है हमारी एक्सेलरेटेड मोशन, यानी इसे त्वरित गति भी बोलते हैं। त्वरित गति यानी जो उसका वेग है वो समय के साथ साथ बढ़ रहा है, यानी जितना हमारा समय बढ़ रहा है उतना वेग भी बढ़ रहा है उसका, तो इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो v/t होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का। और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे v हमारा s/t और a=v/t। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि किसी विलियन का pH मान 3 है तो यह कैसा विलियन होगा। यानी जो हमारा अ सॉल्यूशन है pH वैल्यू ऑफ 3, व्हाट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा। ये हमारा इसका pH जो है वो 7 से लेस देन है, तो 7 से लेस देन है तो ये हमारा अम्लीय होगा, एसिडिक। और अगर जो pH होगा वो हमारा 7 से बड़ा होगा तो वो क्षारीय होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। फिर है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका पूरा नाम होता है। फिर अगला है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की है। तो ये न्यूटन ने की है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज, जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F=g m1m2/r²। ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। जहाँ जो जी होता है इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। आर जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या होती है। और जो फोर्स होता है ये मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसका यूनिट। और जो हमारी फोर्स की यूनिट होती है वो भी हमारी न्यूटन होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया होता है, ये द्वारा होता है। तो वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमारी कोई भी रिएक्शन होती है केमिकल, तो ये प्रिंसिपल वहाँ पे लगता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देख सकते हैं ये क्या बोलता है। ये बोलता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी मास को ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश, हिंदी में बोलेंगे ना ही सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश, परंतु एक एक हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदला जा सकता है, या उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। फिर अगला, मनुष्य की किडनी में रक्त को छानने की इकाई क्या कहलाती है, कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फिल्टरेशन इन ह्यूमन किडनीज इज कॉल्ड। तो इसे नेफ्रॉन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है नेफ्रॉन इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो ये हमारे इन्वायरमेंट साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1986 में हुई थी, बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे उत्तराखंड में भी जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, फूलों की घाटू बायोस्फीयर रिजर्व है। दो हमारे ये बायोस्फीयर रिजर्व हमारे उत्तराखंड में भी हैं, तो ये भी हमारे इम्पोर्टेंट हैं। और जो इसकी शुरुआत हुई थी ये हमारी 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर ये क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो है हमारे MS स्वामीनाथन। लेकिन जो पूरे उसमें है वो है हमारे नॉर्मन बोरलॉग, असली जनक इनको माना जाता है, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन। तो जो नॉर्मन बोरलॉग लीड द ग्रीन रेवोल्यूशन ग्लोबली, यानी पूरे वैश्विक स्तर पर इन्होंने ही जारी किया था, या इन्होंने ही शुरुआत की थी। फिर किस वृक्ष को वनों का राजा कहा जाता है, यानी विच ट्रीज इज कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो ये सागौन ट्री को कहा जाता है, ओक। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, सागौन। अगला क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं टीक इज कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू इट्स वैल्यूएबल टिम्बर। फिर है हमारा एक त्रिभुज के कोण जो है 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो यह कौन सा त्रिभुज है। अब देख सकते हैं हम इसमें जो एक एंगल है हमारा वो 90 डिग्री का है, तो वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे हम इसे बना के देख सकते हैं, तो एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा। और इसे बोलते हैं हम लंब, यानी परपेंडिकुलर। ये होगा हमारा बेस, यानी आधार। और ये होता है हमारा कर्ण, तो यहाँ से एंगल बनता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये इसे समझ सकते हैं। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है, क्या बताती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर अगला है हमारा कि आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, यानी हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ये हमारे ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। फिर अगला है हमारा कि तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसने मटरों पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसी से इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी। फिर है जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, यानी एट व्हाट टेम्परेचर इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, तो ये होता है हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी डेंसिटी होती है वाटर की, ये मैक्सिमम होती है। अगला है हमारे पौधे में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है, तो जो भोजन का होगा वो हमारा फ्लोएम के द्वारा होगा। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, फूड फूड के याद रखते हैं, फूड से फ्लोएम, तो ये ऐसे रख सकते हैं। और जो जल का होगा वो जाइलम से होता है, जौ से जल जौ से जाइलम, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट टिश्यू है। फिर अगला है हमारा दो देख सकते हैं, फोलियम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम जो होता है ट्रांसपोर्ट फूड्स इन प्लांट्स फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स। फिर है भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 9.78 मीटर पर सेकेंड है। तो ग्रेविटी स्लाइटली लोअर एट द इक्वेटर ड्यू टू अर्थ के शेप, इसके कारण होती है। और जो पोल होता है वहाँ पे जो ग्रेविटी होती है मैक्सिमम होती है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। फिर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो इस दौरान जो निकलती है वो हमारी ऑक्सीजन गैस निकलती है, जिससे हम अपना श्वसन क्रिया पूर्ण करते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। अगला है हमारा, भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस फसल के अंतर्गत है, तो जो सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है वो हमारा धान यानी राइस है। तो राइस इज ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन इन इंडिया। फिर अगला हमारा, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है, तो वह है कंटूर खेती यानी कंटूर फार्मिंग। ये हमारे मृदा अपरदन को रोकती है। मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी के कटाव या भूमि के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, तो एंजियोस्पर्म जो है ये हमारा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रासायनिक यौगिक से कांच बनाया जाता है, तो कांच किसके द्वारा बनाया जाता है, सिलिका द्वारा बनाया जाता है कांच, ये इंपॉर्टेंट है, SiO2 सिलिका द्वारा। इसमें जो अदर स्टेट में भी पूछे गए हैं साइंस के, वो भी क्वेश्चन लिए हैं इसमें। तो सिलिका इज़ द मेन कंपोनेंट इन ग्लास प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 100 डिग्री पर जो पानी उबलने के बाद भी उसका तापमान नहीं बढ़ता, क्यों होता होगा ऐसा, तो ये होता है जल जो होता है वो वाष्प में बदल जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है, इस कारण नहीं होता। एनर्जी यूज टू कन्वर्ट वाटर इंटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट रेजिंग टेम्परेचर। फिर अगला है हमारा कि अगला हमारा क्वेश्चन की बिजली में उपयोग होने वाली धातु की तार मुख्यतः किस धातु से होती है, तो ये होती है हमारी कॉपर की जो बनी होती है मुख्यतः। और जो हमारा जो मुख्य चालक होता है धातु वो होता है हमारा चांदी, लेकिन चांदी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर को हम मेनली यूज़ करते हैं। फिर अगला देखेंगे हम कि देख सकते हैं कॉपर हैज़ हाई कंडक्टिविटी मेकिंग इट आइडियल फॉर वायरिंग। फिर दाब का मात्रक क्या है, तो दाब जो होता है हमारा उसका होता है P=F/A यानी फोर्स अपॉन एरिया। ये हमने कल जो फॉरेस्टर एग्जाम में भी पूछा गया है ये। और ये दाब का मात्रक पास्कल याद रखना है। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और यही हमारी स्ट्रेस के इक्वल, स्ट्रेस और जो हमारा दाब होता है इसकी यूनिट सेम होती है, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर का, या इसे इसे ही 1 पास्कल बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन से अलग अलग फैक्ट भी समझने हैं। तो देख सकते हैं प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल इन SI यूनिट। फिर अब पौधे सूर्य की ओर क्यों मुड़ते हैं, तो ये होता है हमारा फोटोट्रॉपिज्म, इस कारण मुड़ते हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। फिर अब परमाणु संख्या 11 वाले तत्व का नाम क्या है, यानी इसको बोलते हैं सोडियम। इसका क्या होता है, तत्व 11 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 281। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। फिर एक कंप्यूटर से भी डाला है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे जाता है, तो CPU को कहा जाता है। फिर हमारा निम्न में से कौन सा एक प्रकाश की गति को प्रभावित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये होगा हमारा मीडियम। तो लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स।
और जो निर्वात यानी वैक्यूम में जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमारी कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ लेकिन इसे मीडियम भी इफेक्ट कर सकता है। फिर अगला है हमारा कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये हमारे लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन इसका जो होगा सही होगा आंसर। फिर है पादप हार्मोन ऑक्सीन का कार्य क्या है। तो जो ऑक्सीन का कार्य है वो हमारा कोशिका वृद्धि है इसका कार्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है। तो ये हमारा होता है पृथ्वी का झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ये हमारा मौसम परिवर्तन होता है। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं उसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि वनस्पति के किस भाग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है ये हमारे पत्तियों में होता है। कि जो लीव्स है क्लोरोप्लास्ट वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर्स। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा पत्तियों में होता है। फिर है संवहन की क्रिया यानी जो हमारा संवहन होता है ये सबसे अधिक किस में होता है। तो ये लिक्विड में होता है। जो हमारे हीट के ट्रांसफ़र होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक हमारा चालन होता है और एक संवहन और एक तीसरा जो होता है वो होता है विकिरण यानी रेडिएशन कंडक्शन। और जो संवहन को बोलते हैं वो कन्वेक्शन ये बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं हमारे। ये हीट और टेम्परेचर से संबंधित ये क्वेश्चन है हमारा। फिर अगला हमारा कि सबसे कम आयनन ऊर्जा किस तत्व की होती है। तो जो सीजियम होता है इसकी हमारी सबसे कम आयनन ऊर्जा होती है। फिर अगला हमारा पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की भूमिका क्या होती है। तो जो उत्पादक होते हैं वो हमारे ऊर्जा का निर्माण करते हैं यानी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो देख सकते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस ये इन्हें उत्पाद बोलते हैं यानी प्रोडक्ट्स। फिर है प्रोड्यूसर मतलब कौन सा खनिज जो होता है हड्डी और दांतों के निर्माण में सहायक होता है यानी विच मिनरल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ। तो वो हमारा कैल्शियम है। ये हड्डी और दांतों के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है सहायक है। फिर हमारा कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है। तो वो हमारी CO2 है। हमने पहली वीडियो में भी देखा है CO2 जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे DNA की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई थी। तो ये बताई थी हमारी वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का प्रमुख उपयोग क्या है। तो इसका परमाणु एनर्जी यानी न्यूक्लियर एनर्जी ये हमारा जो न्यूक्लियर हमारा जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें प्रयोग किया जाता है यूरेनियम। और इससे बहुत हाई एनर्जी भी हमारी पैदा होती है न्यूक्लियर एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है हमारा कोशिका सेल सबसे छोटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पौधे के किस भाग में सर्वाधिक ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये पत्ती में होता है। हमने देखा है जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यानी जो ट्रांसपिरेशन होता है वो पत्ती में ही होता है। अगला तो देखेंगे पानी में आसानी से घुलने वाली गैस कौन सी है। तो जो अमोनिया होती है वो हमारी पानी में आसानी से घुलने वाली गैस है। यह हाईली सॉल्युबल इन वाटर है कंपेयर टू अदर गैस। अगला देखेंगे वनस्पति विज्ञान में प्रयोग होने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है। तो जो वनस्पति विज्ञान में होता है वो सबसे जो मुख्य हार्मोन है वो कौन सा है। तो वो है हमारा साइटोकाइनिन। इसका जो ऑप्शन नंबर C है वो साइटोकाइनिन ये हमारा प्लांट बायोलॉजी में बहुत यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम सेल डिवीजन इन प्लांट्स। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय होता है। तो जो नींबू का रस होता है ये अम्लीय होता है। अम्लीय कौन होते हैं जिनका pH मान 7 से कम होता है और ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये जल में घोलने पर हमारा H+ आयन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम कृषि में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो जो मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोशन इन एग्रीकल्चर तो ये वनों की कटाई है डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई से ही जो मृदा अपरदन होता है ये बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी का कौन सा भाग जीवन के लिए उपयुक्त है। तो वो जो जैवमंडल होगा वो हमारा उपयुक्त होगा यानी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है ये हमारा वायुमंडल जैवमंडल भी बोलते हैं जिसे ये हमारा जीवन के लिए उपयुक्त होता है। पार्ट ऑफ अर्थ वेल लाइफ एग्जिट्स। फिर रेडियो एक्टिव विकिरण को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो वो होता है हमारा गीगर मुलर काउंटर। ये हम जो हाई फिजिक्स या उसमें पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ा जाता है। तो ये बहुत यूज में लाया जाता है हमारे रेडियो एक्टिव विकिरण को मापने के लिए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम वनों की कटाई के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये हमारा जो वायुमंडलीय प्रदूषण हो रहा है, ये वनों की कटाई के कारण हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तो देख सकते हैं जो हमारा वनों का कटान यानी डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और लीडिंग टू पॉल्यूशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वनों को काट रहे हैं, तो जिससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। फिर गाय के दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन होता है वो होता है केसिन। तो केसिन इज़ द मेन प्रोटीन इन काऊ मिल्क। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो केसिन है। अगला है हमारा कौन सा कारक प्रकाश संश्लेषण की गति को प्रभावित करता है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ये प्रकाश संश्लेषण की गति को हमारा इफेक्टिव करता है, फोटोसिंथेसिस रेट को। तो ये CO2 कंसंट्रेशन डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर यहाँ किसी संख्या को 5 से गुणा कर 15 जोड़ा जाए तो परिमाण 80 आता है, तो संख्या क्या होगी। तो ये देख सकते हैं हम, अगर किसी संख्या को अगर 5 से गुणा कर रहे हैं और उसमें 15 जोड़ रहे हैं तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो 80 आ रहा है। तो 5x बराबर जो आएगा वो 65 आ जाएगा, तो x बराबर 13। तो ये x का मान 13 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हम, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी। तो ये कल भी देखा था हमने, यानी जो पहले मान लिया वो हमने हाफ mv² मान लिया। अब हम उसके वेग को दोगुना कर देना है, यानी kd बराबर जो है वो हाफ m, इसको हो जाएगा 4v²। तो देख सकते हैं वो 4 गुना जो हो रही है बढ़ रही है। इससे देख सकते हैं हम, यहाँ से इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ये 4 गुना बढ़ रही है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे कि जो kd है वो हमारी 4 गुना बढ़ गई। तो सही उत्तर जो होगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र, यदि वेग दोगुना हो जाए तो ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगला देखेंगे कि रेखा गति में त्वरण शून्य होने का क्या तात्पर्य है। यानी एक्सेलरेशन 0 है तो हमारा क्या होगा, वहाँ जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, वस्तु एक समान वेग से चल रही है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ए बराबर जो होता है वो होता है dv/dt। यहाँ पे अगर v कांस्टेंट होगा तो जो इसका डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा, इसलिए ए बराबर 0 आ जाता है हमारा। ये समझना था। फिर अगला है हमारा कि निम्न में से कौन सा बल जो है दूरी बढ़ने पर आकर्षण को घटाता है। तो जो दूरी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो जो हमारा फोर्स होगा वो घटेगा। तो ऐसा कौन सा बल है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, गुरुत्वीय बल। तो जो गुरुत्वीय बल होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के एफ जो होता है वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो इसलिए जब दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स भी घटेगा। फिर अगला देखेंगे कि हम, कि ध्वनि की गति हवा में किस कारक पर सर्वाधिक निर्भर करती है। यानी व्हाट फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर जो होगा ये टेम्परेचर होगा। और जो ध्वनि तरंगे होती है ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो ध्वनि की गति जो होती है तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है क्योंकि कणों की गति बढ़ जाती है। फिर विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो ये एम्पियर होगा। तो विद्युत धारा की एम्पियर, pH मान से 7 से कम है तो हम वो विलियन क्या होगा, अम्लीय हो गया, हमने पहले भी देख लिया ये। फिर है हमारा कि जल का रासायनिक सूत्र, तो ये भी H2O होता है। और जो देख सकते हैं जल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। फिर है साबुन किस प्रकार का यौगिक है, तो ये एक सॉल्ट है। क्यों है देख सकते हैं, तो साबुन फैटी एसिड और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला एक नमक होता है। तो जो सोप इज़ अ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड एंड एल्काइली। तो ये क्षार और एसिड की क्रिया से बनने वाला एक सॉल्ट है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है। तो बर्निंग ऑफ पेपर, यानी एक कागज़ को जला रहे हैं तो ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन होगा। बाकी तीनों को देखेंगे तो ये हमारे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है हमारा वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को फेफड़ों के शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फिर अगला हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है हमारी लीवर, यकृत। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जल हमने पहले भी देखा है, जल का हो गया जाइलम, फ्लोएम होगा हमारा खाना यानी जो भोजन। देखिए जाइलम जो होता है जल और खनिजों का परिवहन करता है।
फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या को 2 से गुणा करके 5 जोड़ा जाए 19 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। तो ये तो सिंपल आ रहे हैं, 2x 2 से गुणा कर रहे हैं, 5 जोड़ दे रहे हैं, 19 हो जा रहा है। तो 2x बराबर जो आएगा 19 में से 5 घटा देंगे, 19 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 19 में से 5 घटा के हमारा 14 आ जाएगा। 2x बराबर 14 आ जाएगा और x बराबर 7। 19 में से 5 घटाएंगे 14 आएगा, x बराबर 7 आ गया। फिर हमारा एक आयत का क्षेत्रफल जो है 96 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी। तो सिंपल देख लेते हैं, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू बी। तो 96 बराबर जो हो गया वो 12 गुणा चौड़ाई मानना, x मान ली, तो ये हो गया, तो 12 अट्ठा 96, तो x बराबर हमारा 8 आ गया। तो उसकी जो हमारे क्या बतानी थी, चौड़ाई बतानी थी, चौड़ाई हमारी 8 हो जाएगी, चौड़ाई 8 हो जाएगी। और ये 12, ऐसे भी कर सकते हैं, 12 अट्ठे 96। फिर अगला देखेंगे कि हम पाई का सन्निकट मान कितना होता है। तो 3.14 या 22/7 ये पाई का एक हमारा मान होता है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर हमारा ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। तो जो ओजोन परत होती है ये हमारी समताप मंडल में स्थित होती है और ये हमारी यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है, ये पृथ्वी को बचाती है, ये जो त्वचा को हानि से बचाती है। फिर हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो वो हमारी CO2 है, हमने पहले भी देख लिया है, देख सकते हैं। जो ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः CO2 गैस के कारण होता है। फिर हमारा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है हमारा अर्थ डे। फिर अगला देखेंगे कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और धान की रोपाई में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो होता है ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई। तो देख सकते हैं धान की रोपाई होती है, तो ये रोपाई प्रयोग में ले जाती है। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सी जो है फसल खरीफ की है। तो जो खरीफ की फसल है वो धान ही है, हमारी खरीफ की फसल है धान। बाकी जो हमारी गेहूँ होती है और जो आदि हैं ये रबी की हैं, और ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है और खरीफ की फसल है। फिर सघन कृषि का अर्थ क्या है। तो ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है हमारा, सघन कृषि का संबंध क्या है। तो ये होगा हमारा हाई प्रोडक्शन ऑन स्मॉल लैंड, यानी एक हमारी हाई प्रोडक्शन कर देने छोटी भूमि पर, यानी छोटे क्षेत्र में अधिक उत्पादन कर रहे हैं, तो इसे सघन कृषि बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वनों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो ये उस टाइम का होगा, ये 24% है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट में कौन सा क्षेत्र आता है। तो जो वेस्टर्न घाट है हमारा, पश्चिमी घाट, ये हमारे जैव विविधता के अंतर्गत आता है, हमने पहले भी देखा है बहुत बार। फिर वनों की कटाई से कौन सी समस्या जो होती है वो होती है। तो ये मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव, इसी को मृदा अपरदन भी बोलते हैं। फिर हमारा कि भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में है, MP। फिर इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का वायुमंडल पर मुख्य प्रभाव क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC का पूरा नाम भी लिखने को आता है या पूछता है। तो इसका जो कारण है वो क्या है, वो तो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, यानी डिफ्लेटिंग द ओजोन लेयर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो CFC जो होता है वायुमंडल में ओजोन परत को तोड़ते हैं, जिससे UV किरणों की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर हमारा कि किस प्रक्रिया में द्वारा पौधे जो होते हैं भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है कौन में से कौन सा खनिज मानव शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है। तो वो है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है हड्डी और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1929 में हुई थी, 1929 में हुई थी इनकी। फिर रेडियोधर्मी अपशिष्टों को निपटाने की सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। तो इनका जो सबसे सुरक्षित आता है वो है धरती में गहरा दफन करना। तो ये अपशिष्टों को निपटाने का एक सुरक्षित तरीका है, रेडियोधर्मी कचरे को। फिर है पौधे में जल का परिवहन। तो ये हमने बहुत बार देख लिया, ये जाइलम है। अगला देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये हमारा 1986 में आता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद ही लागू किया गया था। फिर है मिट्टी की उपजाऊता को बनाए रखने के लिए कौन सा कृषि अभ्यास उपयोगी है। तो ये है हमारा फसल चक्र, यानी क्रॉप रोटेशन इज इम्पोर्टेंट है, ये बहुत मेन है। फिर अगला है हमारा कि जो फसल चक्र जो है मिट्टी के विभिन्न पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उसकी उपजाऊता बढ़ती रहती है। फिर है भारत में वनों की कटाई के प्रमुख कारणों में से क्या है। तो यह है हमारा कृषि विस्तार।
तो भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता है। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जीव के द्वारा किया जाता है। तो किस जीव द्वारा किया जाता है? तो वो यह है हमारा राइजोबियम। तो राइजोबियम जीवाणु जो होता है दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो होता है जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है? तो जो जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है वो लाइकेन है। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, और जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है। फिर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है ये हमारा एक ही दिशा में होता है। तो इसका एक ही दिशा में जो होगा सीधा, यानी यूनिडायरेक्शनल, सीधा होता है। और जो सूर्य के उत्पादकों तक फिर उपभोक्ता तक होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी ऊतक है? तो जो पैरेनकाइमा है ये हमारा एक स्थायी ऊतक है। तो पैरेनकाइमा एक स्थायी ऊतक है जो पौधों में भंडारण, प्रकाश संश्लेषण आदि के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अपक्षय की प्रक्रिया है? तो इसका जो अपक्षय की क्रिया होगा वो होगा हमारा पवन कटाव, यानी विंड इरोशन। तो पवन द्वारा मिट्टी और चट्टानों को कटाव ये अपक्षय प्रक्रिया है। फिर अगला देखेंगे कि कृषि में हरी खाद का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका किया जाता है मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। तो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। तो हरी खाद जो होती है मिट्टी में जैविक पदार्थों और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। फिर हमारा वनस्पति में कौन सा हार्मोन फलों को पकने में सहायक होता है? तो एथिलीन जो है हार्मोन है ये फलों को पकने के लिए सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तो देख सकते हैं एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो नाइट्रोजन है ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी तीनों जो है हमारे ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है लेकिन। फिर वनों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो यह है हमारा वन संरक्षण अधिनियम, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये हमारे वन संरक्षण के लिए अपनाया गया था। क्यों अपनाया गया था? लागू यह अधिनियम वनों की कटाई के लिए नियंत्रण के लिए लाया गया था 1980 में। फिर पारिस्थितिक पिरामिड में सबसे ऊपर कौन होता है? तो इसमें जो होगा हमारा होता है शीर्ष उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर। तो पारिस्थितिक पिरामिड में सबसे ऊपर शीर्ष उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि शेर आदि। फिर हमारा कौन सा सूक्ष्म जीव जैव कीटनाशक के रूप में कार्य करता है? तो वह है हमारा बैसिलस थूरिजिनेंसिस। ये हमारा जैव कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। फिर कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो जो ताप्ती नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी तीनों जो हैं गंगा की सहायक नदी हैं। और जो गंगा बनती है ये उत्तराखंड से संबंधित है। ये किसको मिलकर बनती है? भागीरथी और भिलंगना नदी, इन दोनों को मिलकर ही गंगा बनती है। और इन दोनों का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है, उत्तराखंड के। और डैम से भी क्वेश्चन बने थे 2021 में, हमने देखा था। तो टिहरी डैम भी हमारा कहाँ है? ये हमारे टिहरी में स्थित है और भिलंगना नदी पर स्थित है। फिर हमारा रेशेदार जड़ों का उदाहरण कौन सा है? तो जो रेशेदार जड़ों का उदाहरण है वो हमारा गेहूँ होगा, पीट। तो गेहूँ जैसे एक बीज पत्री पौधों में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 मई को जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। फिर पत्तियों में उपस्थित हरे रंग द्रव्य को क्या कहते हैं? तो इसे क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी लास्ट क्वेश्चन है कि वनों की पंक्ति रोपण तकनीक को क्या कहा जाता है? तो द टेक्निक ऑफ द रो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कॉल्ड, तो इसे सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत कहा जाता है। तो सामाजिक वानिकी में क्या होता है? सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के किनारे पर वृक्षों की पंक्ति में रोपाई की जाती है, सोशल फॉरेस्ट्री कहा जाता है। और एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या था? जो हम खेती के साथ साथ वनों का भी उत्पादन कर रहे हैं या पेड़ पौधों को भी लगा रहे हैं, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आएगा। और जो वनारोपण यानी हम पेड़ लगा रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।